पूजा के आखिरी दिन तक उसे रोकना ही होगा, वरना महाविनाश होगा। मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो बाहर आ चुकी है। अगर रवनी के लिए नहीं आया ना मैं, तो सिंघम असली मराठा नहीं। वो शक्ति वापस आ गई है, यानी अब रोशनी आने का समय आ गया है। सर्वधर्म समभाव लिखा है और जात पात पूछ रहे हो। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। साल 2024 खात्मे के कगार पर है और इसके साथ ही हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बॉलीवुड में कितनी फिल्में रिलीज हुई इस साल, जो बड़ी फिल्में थीं, और उनका क्या परफॉर्मेंस रहा। इसके अलावा उन्हें किन फिल्मों से ज्यादा टक्कर मिली और क्या ज्यादा प्रतिस्पर्धा में बॉलीवुड फिल्में जो है वो टिक पाएंगी, कैसे टिक पाएंगी, आगे इनका भविष्य क्या होगा अगले साल, इस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं फिल्म कलाकार और विश्लेषक विजय पांडे, जो मेरे छोटे भाई की तरह हैं, और बहुत अच्छा चैनल इनका चलता है, गोल्डन मोमेंट विथ विजय पांडे। तो वो भी आप देखिएगा, और उस पर भी फिल्मों की कई तरह की कहानियां होती हैं। तो बताओ विजय, क्या हाल है और कैसा, मतलब आपको क्या लगा इस साल की, कैसी रही फिल्म, मतलब फिल्मों का परफॉर्मेंस क्या रहा, खासकर हिंदी फिल्मों का, और कौन कौन सी बड़ी फिल्में रही जो रिलीज हुई? सबसे पहले तो आपको नमस्कार है कि आपने मुझे ये मंच दिया। और जहां तक फिल्मों का सवाल है, 2024 में जितनी भी फिल्में रिलीज हुई, वो बहुत सी फिल्में रिलीज हुई, लेकिन ऐसी कोई फिल्म जिसको नहीं कहा जा सकता है कि वो जनमानस के को याद हो कि ये फिल्म यादगार है, इसको होनी चाहिए। और वही हाल लगभग बॉक्स ऑफिस के रिकवरी का भी है। फिल्में लगातार रिलीज हो रही हैं, आ रही हैं, हर शुक्रवार को पोस्टर चेंज होते हैं, सब कुछ हो रहा है, फिल्में बन रही हैं, लेकिन पता नहीं वो फिल्में जो पहले बनती थी कि जो लोगों को याद रहता था कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, ये फिल्म के मतलब इस साल के अंत में एक दो फिल्म ऐसी थी जो बॉक्स ऑफिस पर उत्सव का माहौल बना के लेकर आई। और उसमें भी अगर हम कहें कि पुष्पा 2 और स्त्री 2, स्त्री जो फिल्म आई, और बहुत सी ऐसी 2-3 फिल्में ही हैं इस गिनती में जो ऑडियंस का ध्यान, ऑडियंस अपने घरों में ताले बंद करके और सिनेमा घरों की तरफ अपना रुख किए। एक ये भी विषय रहेगा कि हिंदी फिल्में और ये जो आपने जैसे पुष्पा का बताया, ये तेलुगु फिल्म और हिंदी फिल्म का क्या मुकाबला, तो मतलब कैसा रहा, अब आगे कैसा रहेगा इस पर। तो पुष्पा का पहले हम हिंदी फिल्मों की बात कर लें, उसके बाद आते हैं उस पर। हिंदी फिल्मों की बात करें तो हमको लगता है कि जनवरी में भी अगर 2024 जनवरी की बात करें, फरवरी की बात करें, मार्च की बात करें, तो ये 3 महीनों में हमें लगता है कि कम से कम नहीं भी फिल्में रिलीज हुई होंगी, तो जनवरी के महीने में 4 फिल्में रिलीज होती हैं। जैसे अब बता रहे हैं कि जो पूरे साल में देखिए, तो अगर देखा जाए परफॉर्मेंस, तो जनवरी में और दिसंबर को छोड़ के पूरे साल में हर महीने लगभग 10-12 फिल्में रिलीज होती रही हैं। 1-2 महीने ऐसे रहे जिसमें 17, 18, 15 ऐसी फिल्में भी रिलीज हुई, लेकिन जो कुल मिलाकर देखा जाए तो 10-12 फिल्में पूरे साल में रिलीज होती रही। जनवरी में 4 फिल्में रिलीज हुई थी इस साल, और जो दिसंबर था उसमें 6 फिल्में रिलीज हुई। उसके अलावा देखा जाए तो जो पूरे साल जो परफॉर्मेंस रहा फिल्मों का, बड़ी बड़ी बजट की फिल्में हुई और बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में हुई। अमिताभ बच्चन की फिल्म रिलीज हुई, अजय देवगन, अक्षय कुमार, लेकिन कोई भी फिल्म जो है वो मार्क पर नहीं उतर पाई। ऐसा क्या कारण रहा? देखिए, जैसे अगर देखा जाए तो जैसे सबसे बढ़िया परफॉर्म करने वाली फिल्म इस साल हिंदी फिल्मों में, बॉलीवुड की फिल्म में, स्त्री रही। जी बिल्कुल। जो
मैडॉक फिल्म ने बनाई थी इस फिल्म को, और ये एक तरह से स्त्री का ही सीक्वल रहा है ये। तो खैर इस फिल्म का इंतजार तो बहुत सारे लोगों ने, चूंकि इसका पहला जो पार्ट था वो बहुत ज्यादा सक्सेस था, और ये जो स्त्री 2 जो दूसरी पार्ट फिल्म आई, बिहार के एक बड़े चर्चित सिंगर हैं पवन सिंह, और उन पवन सिंह का ये गाना जोड़ा गया, तो एक तरीके से एक नया कॉम्बिनेशन था बिहार के सिंगर को इस फिल्म में लाने के लिए, क्योंकि यूपी बिहार के लोगों को, और इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी भी थे जो पहले सीजन में बहुत धमाल मचा चुके थे। इस फिल्म में जो चीजें थी, इसको अगर कमाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्त्री 2 का जो अपना कथानक है वो तो रहा ही है, साथ में इसमें एक एडिशनल जो पवन सिंह का गाना जोड़ा गया था, तू खेतों में आई नहीं, ये गाना देखने के लिए बहुत सारे यंगस्टर्स, और आजकल तो देख रहे हैं कि आजकल जो गाना हिट होते हैं वो रील के माध्यम से, और उसका पैमाना ही हो गया है कि अगर वो रील में, उसके सबसे ज्यादा रील्स बन रहे हैं, और फिल्मों के सीन्स में अगर मीम बन रही हैं तो वो फिल्म आपकी हिट है। तो इसी तरह में मैं आपको यही कहूंगा कि स्त्री 2 जो है एक पार्ट है, जो इसका सीक्वल ऑलरेडी पहले से हिट था, और उस सीक्वल का और नया क्या आ रहा है इसके इंतजार में, इसलिए इस फिल्म में ने थोड़ा सा बॉक्स ऑफिस को राहत पहुंचाई, और यही कारण था कि इस फिल्म ने थोड़ा सा अच्छा रिकवरी भी दिया। श्रद्धा कपूर जो स्टार है इस फिल्म की, जिनके नाम पर ही फिल्म है, मतलब स्त्री जो कहा गया, हालांकि भूतिया फिल्म है, लेकिन श्रद्धा कपूर की जो फैन फॉलोइंग है, कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी से भी ज्यादा हो गई इंस्टाग्राम या किसी सोशल मीडिया पर। तो शी इज वेरी हैप्पी, उनको बहुत ज्यादा लोगों का प्यार मिला। और इसके अलावा इस फिल्म की और भी उपलब्धि रही कि ये अपने बजट का लगभग 8-9 गुना कमा चुकी है। बिल्कुल। तो, और इसमें जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, तो मतलब माना जाए कि इसको एक हिट रही, सुपर हिट रही है फिल्म। देखिए, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि मतलब आज जो फिल्मों के हिट और सुपर हिट का जो पैमाना हो गया है, वो अभी एक से एक बड़े से बड़े जो विश्लेषक हो गए हैं, वो भी, उनको भी 10 बार सोचना पड़ेगा कि कौन सी फिल्म हिट है, कौन सी फिल्म किसको हिट की कैटेगरी में रखा जाए। क्योंकि अगर मैं सिर्फ स्त्री 2 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अगर पूरे साल जो फिल्में रिलीज हुई, उस फिल्म में कुछ फिल्मों को अगर छोड़ दिया जाए तो उन फिल्मों में कहानी बिल्कुल नहीं थी। अब वो क्यों चल रही है, टेक्निकली चल रही है कि गाने की वजह से चल रही है कि किस वजह से चल रही है, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ओवरऑल एक कलेक्टिव फिगर आता है कि बॉक्स ऑफिस में ये फिल्म ने इतनी कमाई की। लेकिन जितनी भी फिल्में आई, जैसे बड़ी से बड़ी फिल्में आ रही हैं, अगर बड़ी रिलीज रही या मतलब थोड़ा अच्छा परफॉर्म करा जिसने, वो थी अनीश बज्मी की वही फिल्म भूल भुलैया 3। भूल भुलैया 1 जो था वो प्रियदर्शन ने बनाया था, उसके बाद 2 और 3 अनीश बज्मी ने बनाया। तो कुल मिलाकर मुझे फिल्म बहुत ज्यादा अपीलिंग नहीं लगी। हालांकि इसने बिजनेस अच्छा किया, 2-3 गुना पैसे कमाए इसने बॉक्स ऑफिस पर, और भूतिया कहानी बनाकर उसको एक, जैसे पहले वाली फिल्म में थी, बताया गया था कि अंधविश्वास को हटाया जाए, इसमें इन्होंने अंधविश्वास को बढ़ाने की कोशिश की। मुझे लगता है जो माधुरी दीक्षित और विद्या बालन थी, उनके परफॉर्मेंस को देखने के लिए लोग गए थे वहां। अदरवाइज फिल्म मुझे हल्की फुल्की कॉमेडी लगी और बहुत अपीलिंग नहीं लगी। आपका क्या कहना है? मैं सर वही बात बोल रहा हूँ कि इतने जो फिल्म का सेटअप हम देखते हैं, तो सेटअप में हम क्या देखते हैं, इतने बड़े बड़े स्टार कास्ट, इतना ग्राफिक, इतना वीएफएक्स का वर्क, इतना सारा कुछ, सब कुछ। मैं आपको एक, आपके प्रोग्राम में आने से पहले मुझे पता था कि हम लोग इस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं, तो हमने भूल भुलैया 3 जो नहीं देखी थी, आपसे बात करने के लिए एज ए होमवर्क मैंने वो पूरी फिल्म देखी अपने 9 साल की बेटी के साथ। आप इसको समझिए सर कि मैं क्या कह रहा हूं। जब हम लोग किसी डरावनी फिल्म को देखते थे बचपन में, तो हमें डर लगता था।
आप मानेंगे इस चीज को? जैसे रामसे ब्रदर्स की फिल्में थी। आज 9 साल के बच्चे उस भूतिया फिल्म को, जो तथाकथित कहा जा रहा है कि वो भूत से रिलेटेड है, बच्चे मजे लेके देख रहे हैं। देखिए प्रियदर्शन, ये जो पहली मूवी बनी थी, प्रियदर्शन की जो एक्सपर्टीज है वो भूत प्रेत की फिल्मों में नहीं है। प्रियदर्शन की एक्सपर्टीज थी कॉमेडी फिल्म बनाने में, और है अभी भी। तो इनके प्रोड्यूसर्स से प्रियदर्शन का क्या रहा क्या नहीं पता नहीं, लेकिन 2 और 3 इन्होंने अनीस बज्मी को दिया। अनीस बज्मी कुछ मुझे लगता है कि भूत को मानते हैं, और प्रियदर्शन का मानना था कि भूत वूत कुछ नहीं होता है। वो इस तरह की पहली फिल्म में उन्होंने एस्टैब्लिश भी करने की कोशिश की कि लोग डराते हैं उसके नाम पर, और उससे एक हंसी का माहौल बना था। लेकिन जो भूत प्रेत की बातें इसमें आई 2 में और 3 में, तो उसके कारण ये थोड़ा सा भूत और कॉमेडी मिलजुल कर हुआ। स्त्री में भी वही रहा, भूत और कॉमेडी मिला जुला रहा। लेकिन इसकी जो मतलब भूल भुलैया 3 की जो कॉमेडी रही और भूल भुलैया 3 का जो भूत रहा, ना भूत ने डराया ना कॉमेडी ने हंसाया। पहले हम लोग जो हम लोग फिल्में देखते थे, तो उसमें बहुत सारी ऐसी फिल्में होती थी कि नहीं ये फिल्म डरावनी है, और हमें हॉल से बाहर कर दिया जाता था। अब मैं खुद इसका गवाह हूं कि नहीं ये डरावनी फिल्में 18 साल से कम के बच्चे जो हैं अब इस फिल्म को नहीं देखेंगे, उन्हें डर लग सकता है। आज की डरावनी फिल्में, 9 साल की बेटी मेरे साथ फिल्म देख रही है और वो उसके मतलब उसे डर नहीं, वो हंसी आ रही है उसको। एक से एक वीएफएक्स यूज कर रहा है। अब मेरा सिर्फ कहना यही है सर कि इतने बड़े सेटअप का इस्तेमाल हो रहा है, इतना वीएफएक्स यूज हो रहा है, अच्छे स्टार कास्ट की टैलेंट, फिल्म में कहानी नहीं होने की वजह से वो वेस्ट हो रही है वो टैलेंट। अब आपके कहानी वाले इस पर आते हैं। सिंघम अगेन जी, एक फिल्म आई, मुश्किल से अपना खर्चा निकाल पाई। अजय देवगन, कहानी भी बहुत दमदार, एक्शन फिल्म, और डायरेक्शन भी बहुत अच्छा, रोहित शेट्टी का डायरेक्शन माना जाता है। सिंघम ने बहुत अच्छा नाम कमाया था, लेकिन सिंघम अगेन नहीं काम कर पाई, वो पब्लिक को अपील नहीं कर पाई। क्या कारण था? आपको फिल्म दर्शक अब आज के डेट में ऑडियंस का टाइम बहुत ज्यादा प्रेसियस हो गया है। आप समझिए, मतलब अगर हम YouTube के एल्गोरिदम से इसको समझें, तो जिस तरीके से हम 30 सेकंड में एक रील एक सबसे बड़ा माध्यम हो गया है एंटरटेनमेंट का, राइट सर? आज के डेट में 1 मिनट का रील एक होता है, और उसमें भी 8 घंटे में आदमी 1 घंटा अगर आप रील देखते हैं, तो हमको लगता है कि 1 मिनट के हिसाब से आप 60 रील देखते हैं अपने मोबाइल में। हाँ, लेकिन देखिए एक्शन फिल्मों में ज्यादा कहानी का स्कोप होता नहीं है। एक्शन फिल्मों में लोग मारपीट, एक्शन, ड्रामा यही सब देखने जाते हैं, डायलॉग सुनने जाते हैं। लेकिन ये नहीं चल पाई कुल मिलाकर जो सिंघम अगेन। देखिए इसमें भी कितना बड़ा सेटअप यूज हुआ। जिस समय ये फिल्म रिलीज हुई, इसके आसपास कोई ऐसी फिल्म रिलीज नहीं हुई, लेकिन उसके आपको क्या बावजूद लगता है कि इस साल क्या कहानी, बिना कहानी की फिल्में ही चली या कुछ कहानी वाली फिल्में भी आई? मुझे लगता है कि दर्शकों फिल्में बहुत बनी और अच्छे खासे तादाद में फिल्में रिलीज हुई, लेकिन बहुत कम ऐसी फिल्में थी जो दर्शकों के नब्ज को पकड़ पाए। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि पुष्पा 2 ने पकड़ लिया, जो आप बाद में डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन अगर दर्शक की पसंद अगर पुष्पा 2 है, तो दर्शकों को भी सोचना पड़ेगा कि कहानी अगर आप खोज रहे हैं तो पुष्पा 2 में भी कहानी नहीं थी। और मैं अपनी बातों को ऑलमोस्ट एक तरह से विरोधाभास पैदा कर रहा हूं, क्योंकि जितने भी फिल्मी पंडित हैं वो भी कंफ्यूज हैं कि अगर कहानी चलती है तो फिर पुष्पा 2 क्यों चल रही है। अगर कहानी चल रही है तो बहुत सारी फाइटर भी चलनी चाहिए, उसमें भी कहानी नहीं है, उसमें भी बहुत सारे, उसमें तो हवा में एक्शन है। ऋतिक रोशन जैसे स्टार काम कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा पैसे लेते हैं इंडस्ट्री में, टाइगर श्रॉफ है। लेकिन ये नब्ज ना पकड़ना, ऑडियंस तक उन फिल्मों का ना पहुंचना,
ऑडियंस उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये क्या वजह है? इसके लिए फिल्म के निर्देशकों को इस पर सोचना पड़ेगा। आज सोच 2024 में नहीं सोच पाए, शायद 2025 में उनके नब्ज को पकड़ पाए। कुल मिलाकर आपको लगता है कि वो नब्ज पकड़ने में जो फिल्मकार रहे वो नाकाम रहे? मुझे लगता है जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन है, अगर हम कलेक्शन को ही ध्यान में रखें तो हमें लगता है कि नब्ज पकड़ने में। अब आप पुष्पा पर आते हैं, अब आते हैं तेलुगु फिल्मों पर, जो फिल्में खैर एक्शन फिल्म। अभी अभी एक और साउथ की फिल्म पर आते हैं। साउथ की एक दूसरी फिल्म थी कल्कि, तेलुगु की, तो उसने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस किया, लगभग अपना मतलब परफॉर्मेंस तो इनके मुकाबले ठीक ही किया, हिंदी फिल्मों के मुकाबले। हाँ, लेकिन देखिए वो मतलब इस तरीके का जो हमें पुष्पा 2 में जो बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन देखने को मिला, वो कल्कि में दिखा ही नहीं। वो कब फिल्म आई और कब चली गई ये पता ही नहीं चला। हाँ, सोशल साइट पे कल्कि आई, और आजकल तो मतलब फिल्म समीक्षकों को की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हर दर्शक एक फिल्म समीक्षक का रूप ले चुका है। वो अगर उसके फेसबुक अकाउंट पे अगर उसने एक फिल्म देखी और उसने अगर अपने टाइमलाइन पर उस फिल्म की समीक्षा लिख दी, तो उसके टाइमलाइन से जुड़े हुए जो भी फ्रेंड लोग हैं, वो एक माउथ पब्लिसिटी 5000 लोगों तक पहुंच गई कि भैया ये फिल्म खराब है, ये फिल्म अच्छी है। आप देखिए इस साल की सबसे वर्ड ऑफ माउथ से बहुत ज्यादा मतलब। जनवरी के महीने में एक फिल्म रिलीज होती है, उस फिल्म का नाम है मैं अटल हूं। अगर हम कहानी की बात करें तो अटल जी का जीवन तो कहानियों से भरा हुआ है, कविताओं से भरा हुआ है। और वो फिल्म अगर रिलीज होती है, हम एक अच्छे कलाकार को लेके आते हैं और वो फिल्म ऐसे माहौल में रिलीज होती है जब राम मंदिर का की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और उसके नेक्स्ट डे ये फिल्म रिलीज होती है। लेकिन ये फिल्म क्यों नहीं चली? इसके जी मैं इसमें जो प्रो बीजेपी वाले जो फिल्मकार हैं उनकी कमी मानता हूं। जैसे अभी आपने देखा साबरमती एक्सप्रेस, जी थोड़ा बहुत चली। हाँ, फिर मतलब और भी कुछ फिल्में जो राष्ट्रभक्त फिल्में कही जाती थी, थोड़ी बहुत चली। ये डायरेक्ट जैसे जो वामपंथी जो विचारधारा वाले जो फिल्म बनाते हैं, उन्होंने छिपे हुए अंदाज में संदेश दे देते हैं, वो इनको करना नहीं आता है। जो नहीं सर, मेरा जो मानना है ना कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो सभी दलों से ऊपर थे, उनकी अपनी एक छवि थी। नहीं, वो बात अलग है, वो आपकी अपनी पर्सनल फीलिंग है। लेकिन फिल्म लोग जीवनी देखने नहीं जाते जनरली। फिल्म मतलब अनलेस कि वो बहुत यूनिक जीवनी हो। आमतौर पर अब के दर्शक जो है वो फिल्म, चूंकि अब फिल्मों में पैसा लगता है, एक टिकट 250-250 रुपए की मिलती है, तो लोगों को मतलब एक फिर पॉपकॉर्न, एक परिवार अगर फिल्म देखने जाता है 1000-1200 कम से कम खर्च हो जाता है निश्चित रूप से। तो वैसे में आदमी उतना पैसा खर्च करके अगर जा रहा है तो 3 घंटा किसी की जीवनी या 2.5 घंटा किसी की जीवनी देखने जाए। अटल जी की जीवनी तो सार्वजनिक है, सब कोई जानता है, वो सब डॉक्यूमेंट्री टाइप की फिल्में हैं। लेकिन मैंने देखा कि जैसे साबरमती एक्सप्रेस भी आई, हाइप बहुत क्रिएट किया गया कि बहुत ज्यादा चलेगी। और भी कुछ फिल्में आई जिसमें आपने देखा होगा लिस्ट में कि कुछ फिल्में जो एजेंडा वाली फिल्में थी, चाहे जो भगवा एजेंडा हो या दूसरा जो नॉन भगवा एजेंडा हो, दोनों फिल्में एजेंडा वाली फिल्में भी इस बार नहीं चली। लेकिन उसके मतलब जो मेरा कहना था कि जो भगवा एजेंडा वाली फिल्में जो है, फिल्मकार जो है वो नब्ज को नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो सीधे सीधे अपना मैसेज थ्रो कर रहे हैं। फिल्मों में ये नहीं चलता है। एक और तमिल फिल्म का जिक्र करना चाहूंगा। एक तमिल फिल्म थी कंगुआ। जी हाँ, इसका मतलब थोड़ा बहुत इन्होंने भी अपना मार्केट कमाया। मतलब मेन है कि ये दूसरी भाषा से आकर बॉलीवुड में सेन लगा रही हैं। हमारा हिंदी सिनेमा का दर्शक अपनी कहानी को ढूंढ रहा है, हर दिशा में ढूंढ रहा है। अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि वो साउथ में ढूंढ रहा है।
जैसे एक अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा जी हैं, जिन्हें हम लोग अखिलेंद्र भैया कहते हैं, वो उनका एक अलग ही लॉजिक आता है। बहुत सारे आप जगह देखे होंगे, उनके एक इंटरव्यू का एक पार्ट हमेशा कट के आ रहा है कि साउथ की फिल्मों में भारत दिखता है, इसलिए लोग उधर जा रहे हैं, वो भारत देखने के लिए जा रहे हैं। अब इसमें दूसरी एक चीज मैं जोड़ रहा हूं, ओटीटी में, हालांकि बॉक्स ऑफिस में ये फिल्म की बात है, अगर ओटीटी पे एक पंचायत जैसी सीरीज आती है और उसको कितने मिलियंस लोग देखते हैं, घरों घरों में लोग, घर घर में लोग देखते हैं, अगर उसमें कहानी ना हो तो फिर ये लोकप्रियता कैसे आएगी? नहीं आएगी। देखिए, ये जो बड़े पर्दे पर और छोटे पर्दे पर का अंतर है ना, बड़े पर्दे और छोटे पर्दे का जो अंतर है वो अंतर रहेगा। अब ओटीटी की फिल्में ज्यादा से ज्यादा आप 72 इंच की टीवी पर देखते हैं, इसमें बड़े पर्दे वाला जो एक्शन का जो इफेक्ट आता है वो नहीं आता है। मारधाड़ या बड़े बड़े दृश्य, मनोहारी दृश्य जो है वो वेब सीरीज में आदमी को या तो मोबाइल पर, 80% लोग तो मोबाइल पर देखते हैं, 20% लोग अगर देख भी लिए अपने घर के टीवी पर तो उन्हें वो फील नहीं आता है जो फिल्म देखने वाला। हम लोग फिल्म की बात कर रहे थे जो नहीं बिल्कुल सर, मैं वही चीज थिएटर में आ रहे हैं। मुझे लगता है सर कि हम जो बीत गई सो बात गई, माना वो बेहद प्यारा था, अंबर के तारों को देखो कितने इसके तारे टूटे। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि 2024 में जितने भी फिल्मकार थे जिन्होंने फिल्में बनाई, वो उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही उनको बता रहा है कि उन्होंने अपने घर में होमवर्क नहीं किया है फिल्म बनाने को लेकर। अभी मैं एक फिल्म का जिक्र करूंगा, आप इसको भी थोड़ा सा एक चर्चा का विषय रखिएगा कि नाना पाटेकर साहब की एक फिल्म आई है बनवास, जिसको जो गदर जिन्होंने बनाई थी अनिल शर्मा जी ने, उन्होंने वो फिल्म बनाई। फिल्म जो दर्शक लोग देख रहे हैं वो रोते हुए बाहर आ रहे हैं, जो फिल्म दर्शक देख रहे हैं वो रोते हुए बाहर आ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही पारिवारिक फिल्म है। जो हर घर में जो बुजुर्ग हैं, जो आज के डेट में अकेले हो चुके हैं, उनके अकेलापन को बहुत ही अच्छे तरीके से जीती है वो फिल्म। लेकिन पहले ही दिन जब उसकी जब रिपोर्ट आते हैं, जो विश्लेषक लोग आके अपनी फिल्म के बारे में बताते हैं, जो बड़े नामचीन फिल्म विश्लेषक हैं, उन्होंने जो उस फिल्म का रिव्यू किया, तो चूंकि वो एक होल्ड रखते हैं, वो उनको लोग फॉलो करते हैं, उन्होंने डे फर्स्ट में ही आके उस फिल्म को कमजोर घोषित कर दिया और उससे उस फिल्म को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जो देखने जा रहे हैं वो देख के आ रहे हैं, वो रोते हुए बाहर निकल रहे हैं। आपको याद होगा जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, कर चले हम फिदा जानो तन साथो, जिसमें वो गाना था, हकीकत की बात करें, उसमें भी दर्शक देशभक्ति के कारण रोते हुए बाहर निकले थे। और अभी दिसंबर के महीने में एक और फिल्म रिलीज हुई है सन 2024 में, फिल्म का नाम है बनवास, जो नाना पाटेकर साहब बहुत अच्छे तरीके से उसका प्रमोशन कर रहे हैं। लेकिन वो फिल्म अगर ऐसे देखें तो उसको फ्लॉप मान लिया गया है, लेकिन दर्शक लोग उससे बहुत ज्यादा कनेक्ट हुए हैं। अब हिट और फ्लॉप की जो परिभाषा है ना, वो बहुत उस पर काम करने की जरूरत है कि हम किसे हिट कहें, किसे फ्लॉप कहें। पुष्पा 2 अगर हिट है तो हिट है, लेकिन जो जनमानस को कनेक्ट किया वो तो फिल्म बनवास है। चलिए, फिल्मों पर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और दर्शकों को शायद इससे एक इंसाइट मिलेगा कि वो कौन सी फिल्में देखने जाएं, कौन सी फिल्में नहीं। अभी तो साल वैसे टेक्निकली खत्म हो गया, लेकिन आपने जैसे बताया कि दिसंबर में रिलीज हुई है, तो इस फिल्म के परफॉर्म करने का अभी टाइम भी है। पुष्पा भी अभी परफॉर्म कर रही है, तो देखिए आगे क्या होता है। और अगले साल उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छी फिल्में बॉलीवुड वाले कुछ सीखें, हमें भी कुछ रिव्यू करने का मौका मिले, अच्छी फिल्म देखें, अच्छी कहानी देखें, क्योंकि दर्शकों को अच्छे रिव्यू देने के लिए हमें भी 3 घंटा देखना पड़ता है। और जब फिल्म देख के आप समझ लीजिए बोहनी खराब हो गई जैसे वाली बात हो जाती है। जैसे आपके शो में आने के लिए हमने भूल भुलैया 3 देखा और देखने के बाद मुझे नहाना पड़ा आपके साथ शो पे बैठने के लिए, क्योंकि मैं पजल हो चुका था कि इसको अगर फिल्म कहते हैं तो मुझे नहीं मालूम कि इसे फिल्म क्यों कह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी, आपके दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग नए वर्ष में फिर मिलेंगे।
आपको भी सर नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।